नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। गुज़िश्ता रोज़ डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस महज एक ब्रीफ ही नहीं बल्कि एक वार्निंग थी उन सब के लिए जो मुल्क में बिलखुसूस KP में रियासत मुखालिफ सियासत कर रहे हैं और उनके लिए भी जो दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को मुआवनत फराहम कर रहे हैं। उन्होंने ये वाज़े किया है कि मुल्क में स्टेटस को किसी सूरत नहीं चलेगा। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इस बात की तायीद की है और कहा है कि लोगों को इस सरजमीन को अफगानिस्तान से नुकसान पहुंचा तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। जब तक आप इस बात को यकीनी नहीं बनाते और हमें गारंटी नहीं देते कि आपकी ज़मीन पाकिस्तान में अमन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी तो हम इंसाफ लेने के मजाज हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि अफगानिस्तान की वजारत दिफा की जानिब से ट्वीट सामने आया था और उस ट्वीट में वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि एक बार फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफी की है और काबुल और ड्यूरेंट लाइन के करीब एक बाजार पर बमबारी की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंडिया के दौरे पर मौजूद अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने भी कुछ इसी तरह की बात की है। कहते हैं कि दूर दराज सरहदी इलाकों में कुछ हमले हुए हैं जिनकी हम मजम्मत करते हैं और उसे पाकिस्तान हुकूमत की गलती समझते हैं। तो आप ये बात देखें कि वो किसी तौर पर पाकिस्तान को अक्यूज़ कर रहे हैं। ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने। इसी पर बात करने के लिए पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ख़ान और साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद मेरे साथ मौजूद होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ में मसूद अहमद ख़ान साहब आपसे करना चाहूँगी। आप देखें, आप क्या इस सिचुएशन को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? क्या ये ऐलान जंग किया जा रहा है? पाकिस्तान ने तो कर दिया ऐलान जंग दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन दूसरी जानिब जो स्टेटमेंट्स अफगानिस्तान की तरफ से सामने आ रहे हैं तो उसको हम क्या तसव्वुर करें? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में एक क्लियर कट मैसेज पाकिस्तान की तरफ से दिया है कि अब इसके बाद जो जंग होगी वी विल फॉलो देम, जहाँ भी होंगे, वेदर दे आर इनसाइड अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है, दे विल बी टेकन टू टास्क। तो ये इसमें वाज़े कर दिया है, शक इसमें किसी को न रहे। सेकंड ये भी बताया दो फैसिलिटेटर्स इनसाइड पाकिस्तान जो फैसिलिटेट करते हैं, देखें मेजॉरिटी दहशतगर्द उस तरफ हैं अक्रॉस द बॉर्डर्स और वहां से आते हैं, लेकिन फैसिलिटेट यहाँ पे होती है। तो उनको भी एक मैसेज दिया गया है। आपके पास 3 ऑप्शंस उन्होंने वाज़े तौर पर दिया है कि इनको अगर आप मानते हैं तो ठीक है, वरना आपके खिलाफ भी ये एक्शन होगा। अब कंप्रोमाइज नहीं होगा। देखिए, ऑलरेडी हमने बड़े वाज़ेह तौर पे फील्ड मार्शल में अफगानिस्तान की हमारी पॉलिसी, कोई लोगों को कंफ्यूजन है कि वो कहते हैं हमारी कोई अफगान पॉलिसी नहीं है। हमारी अफगान पॉलिसी भी है, इंडिया पॉलिसी भी, और कैटेगरी के लास्ट जब से फील्ड मार्शल ने टेक ओवर किया था उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि हम वी विल एक्ट एज हॉट स्टेट। सेकंड उन्होंने ये कहा था कि जी हमारे जो स्टेटस को की बात नहीं होगी, जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, भाई बंदी में चल रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, चलो यार इसको छोड़ दो, नए एकोमोडेट कर दो। और देखें तो इस तरीके से हमारे चीजें काबू से निकलती जा रही थी और वो लोग आपके सर पे पांव रख रहे थे। दैट वाज वन थिंग। दूसरा उन्होंने कहा अपॉलॉजीज कोई नहीं होगी, कोई मौजरत हम नहीं करेंगे, हमने स्टेट है और देखे व्हेन वी कैन बगुजल इंडिया तो अफगानिस्तान स्टैंड्स नोवेयर। सो देयरफॉर एक वो भी मैसेज था कि कोई मौजरत वाली बात नहीं होगी। एंड देन ही मेड इट वेरी क्लियर कि जी एक पाकिस्तानी की इज्जत जो है मुझे अफगानिस्तान के रिलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और फिर हम देखें कि पाकिस्तान के अंदर हमारे अफगानिस्तान के साथ मसला क्या है। लिविंग साइड हिस्ट्री, नॉट ए सिंगल 1947 से एक कोई मुझे काउंट करके बताए जिसने वक्त अफगानिस्तान आपको सपोर्ट किया हो, नॉट ए सिंगल इवेंट। लेकिन हम भी उनसे ये कह रहे हैं भाई दहशतगर्दी आपके सॉइल से हो रही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है एंड वी हैव गिवन देम इररिफ्यूटेबल एविडेंस। सो डिस्पाइट ऑल द इफेक्ट, जब इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, आज इंडिया के साथ जाके बैठ गए। वो इंडिया कल इनको कह रहा था दे आर द वर्स्ट टेररिस्ट, और जिनको अगेंस्ट उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया। और फिर उनका मुथु कुमार एम्बेसडर था ताजिकिस्तान में, तो उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये कहा कि हमें वी शुड सपोर्ट अहमद शाह मसूद बिकॉज ही इज बैटलिंग तालिबान। और उसने कहा बैटलिंग तालिबान मीन्स ही इज फाइटिंग पाकिस्तान, सो देयरफॉर वी मस्ट सपोर्ट देम। ये तो इनकी अप्रोच थी। आज बुग़्ज़ पाकिस्तान में
दे हैं जाके उन्होंने मुलाकातें की है, और जिस तरीके से आप देखें जॉइंट सेक्रेटरी ने आकर उनको रिसीव किया है और 6 दिन का दौरा, और मतलब अजीब और गरीब सूरत हाल है। ठीक है मसूद साहब, बात यह है कि कई बार उनको पाकिस्तान ने समझाने की कोशिश की है कि अपनी सरजमीन को हमारे मुखालिफ इस्तेमाल ना होने दें, लेकिन वो कभी भी ये गारंटी नहीं दे पाए पाकिस्तान को, यकीन दहानी नहीं करवा पाए पाकिस्तान को कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। सिर्फ इतना सा ही तो पाकिस्तान को उनसे चाहिए था। लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है क्योंकि अमीर मुत्तकी भारत में मौजूद हैं और मैं इस पर डॉक्टर जमील अहमद जो कि साबिक सफ़ीर हैं उनकी राय लेना चाहती हूँ। सर आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है अगर अमीर मुत्तकी भारत में मौजूद हैं और वहाँ से पाकिस्तान की मुखालिफत में बयानात दे रहे हैं, तो क्या ये कोई फिक्रमंदी की बात है? नहीं, बयान एक बात है और वहाँ अमीर मुत्तकी साहब का फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान का वहाँ इंडिया में होना ये दूसरी बात है। तो पहले बात कर लेते हैं इंडिया में अगर वो हैं तो वो उनका बायलैटरल मामला है। वो अफगानिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, वो जिसके साथ भी अपने बायलैटरल मामला रखे। हमें एतराज कहाँ होता है? हमें एतराज यहाँ होता है कि अगर आप बायलैटरल मामला रखते हैं किसी मुल्क से और वो मुल्क साजिश करता है और यानी अफगानिस्तान का सवाल यानी आपकी सरजमीन इस्तेमाल करता है, तो ऐसी सूरत में हमें एतराज भी होता है और फिर इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी भी होती है। और वो इंटरनेशनल कानून क्या है? पहले ही आर्टिकल है यूनाइटेड नेशंस का चार्टर का कि थ्रेट पोज्ड बाय टेररिज्म, बाकी भी चीजें उसमें पीस का है, उसमें सिक्योरिटी का है, लेकिन थ्रेट पोज्ड बाय टेररिज्म ये भी उसमें शामिल है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान हक बजानिब है कि इंटरनेशनल कानून को देख ले या सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन को देख ले जो कि 1373 रेजोल्यूशन नंबर है 2001 में हुआ था, जिसमें टेररिज्म को सप्रेस करना है। जाहिर अब ये टेररिज्म अगर हमारे खिलाफ होगी तो हमें सप्रेस करना पड़ेगा उसको। और फिर यूनाइटेड नेशंस की जो मॉनिटरिंग टीम है काउंटर टेररिज्म की, वो उसने मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन का सारा एक बताया हुआ है, सिक्योरिटी काउंसिल को पूरी रिपोर्ट दी हुई है कि कितने ऐसे ग्रुप हैं बशमूल टीटीपी के, कितने ऐसे ग्रुप हैं जो कि अफगानिस्तान में है और वहां से ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ भी और दूसरी जगहों पर भी। तो ये मैं समझता हूँ कि सबूत जो है इस बात की गमाजी करता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अस्करी इदारे खास तौर पर जो उन्होंने इस वक्त एक्शन लिया है वो इन कानून के तहत जायज करार दिया जा सकता है। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये भी कहूंगा कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसमें बड़े जचे तुले अल्फाज में बयान दिया है और उस पे जाहिर है जो काबुल में एक्शन हुआ है टीटीपी के खिलाफ उसको बैनुल अक़वामी तौर पर या हमने फॉरेन मिनिस्ट्री ने बिल्कुल एकतरफा तौर पर तो उसको नहीं तस्लीम किया है कि वो कैसे हुआ क्यों हुआ, लेकिन ये जरूर कहा है कि काउंटर टेररिज्म का हम एक्शन लेंगे जहां भी होगा। तो जो इसमें होना चाहिए सफारती लिहाज से उस लिहाज से फॉरेन ऑफिस ने कह दिया। ये कहने के बाद अब इसमें अगर देखा जाए तो तज्जियाती तौर पर अगर गौर किया जाए तो हमें सख्ती करना भी आता है। हमने अपने कुव्वत बाजू दिखला दिया है मार्का हक में भी और वो कैपेसिटी पाकिस्तान में है, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस वक्त दुनिया में बहुत सारी जगहों पर एक बहुत चाल सा आया हुआ है। हम नहीं चाहते कि इस इलाके में भी और खास तौर पर अफगानिस्तान जिनकी की हमने आबियारी की है, पाकिस्तान के दोनों फ्रंट्स हॉस्टाइल ना हो तो बेहतर है। सर आपका पॉइंट आ गया और उसके ऊपर डीजी ISPR ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया था गुज़श्ता रोज़, और ख्वाजा आसिफ के बयानात जो सामने आ रहे हैं वो मैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब से पूछना चाहूँगी कि कहते हैं कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई तो पाकिस्तान ये अथॉरिटी रखता है, ये मजाज रखता है कि वो कार्रवाई करे इंसाफ लेने के लिए। तो आप मुझे इस पर मजीद वजाहत दें कि क्या ये होगा, क्या ये हो सकता है? दुरुस्त फरमा रही हैं मुनीज़ मोइन साहब आप। बात सिर्फ ये है, दो बातें हैं, एक काबल है, अफ़गानिस्तान है और ख्वाजा आसफ़ है, और दूसरा अफ़गानिस्तान के ऊपर हमारे DG ISPR का बयान है। वह बयान तो बिल्कुल नंगी तलवार की तरह सामने आ गया है। और एक होता है जंगल का एक जानवर, वो जब परेशान होता है ना तो फिर वो भागता है शहर की तरफ, उसको फिर समझ नहीं आती, फिर वो अपने मुल्क से निकलकर इंडिया में घुसने की कोशिश करता है। इस तरह नहीं होता
नॉर्मल इंसान इस तरह की चीज़ें नहीं करते ममालिक जिस तरह का इस वक्त हो रहा। बगराम एयरबेस पे इस वक्त कौन चहलकदमियाँ कर रहा है, ये भी तो नोट करने वाली बात है। टीटीपी क्या कर रही है, कहाँ से हमले हो रहे हैं, कहाँ से चीज़ें उड़ रही हैं, और कौन बगराम एयरबेस किसको देने की साजिश कर रहा है। देखिए मुनीज़े, जब भी कोई मुल्क ये थोड़ा सा इस्लाम से एक स्टेप आगे है। ये लोग तो अपनी बच्चों को, ख़वातीन को, बच्चियों को स्कूल भेजने में भी मुनासिब नहीं समझते। तो फिर ऐसे मौके पे ठीक है, इनका हक है, मुल्क है, भारत जाए या इसराइल जाए, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ऐसे मुल्क से जाकर इस मौके पर जबकि दहशतगर्दी अरूज पर है, ये तो वही बात है ना कि दूसरे को तंग करने वाली, शरारत करने वाली, तमस्खर उड़ाने वाली बात है। और अगर ऐसे हालात है तो मेरे DGI SPR ने तो वाज़िह तौर पर अल्फाज में ये बात क्लियर कर दी है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द है और उनके सहूलतकार है, वो चाहे अफगानिस्तान में है या किसी भी मुल्क में है, घुस कर मारेंगे। और ये फैसला हो गया है और इसी पर अमल दरामद आने वाले वक्त में होगा। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, मैं वो ख्वाजा आसिफ की बात भी चाहूँगी कि आपसे ले लूँ। उनका ये जो रद्द-ए-अमल आया था, किसी भी वज़ीर दिफा की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ख्वाजा आसिफ ने ये बात की, इससे पहले फील्ड मार्शल ने बात की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बात की है। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि मुल्क में कुछ लोग हैं जो कि फितना हैं, खवारिश हैं, जो अफगानिस्तान से नती हैं। भाई बात ये अफगानिस्तान के बंदों को रकमें चाहिए, माजरत के साथ मुझे ये मुनासिब नहीं है। इतने बड़े 2 सीनियर अफसरान बैठे हुए हैं, ओहदेदारान बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, लेकिन मैं माजरत के साथ ये कहूँगा कि ये पैसों की लत जो डाली हुई है साबका हुकूमत ने उनको देने की, यही आज हाथ से बांधी हुई हम दांतों से खोल रहे हैं मुनीज़े। अच्छा, आपकी बात दुरुस्त है और कलीसी का भी जिक्र हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिया। मसूद साहब, जो अफगानिस्तान के वज़रा की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ रही है, पाकिस्तान मुखालिफ बयानात सामने आ रहे हैं, आप उस पर क्या कहेंगे? जी, ये तो शुरू से दे रहे हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी रेटिक्स के तौर पे है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग जो अभी बातचीत हुई है, जयशंकर साहब ने जो दी है, जब हम मिले तो he has met himself and his ministry is a laughing stock। वो कह रहा है कि देखिए, अफगानिस्तान के साथ हमारे एक कंटिन्यूअस बॉर्डर है। यही स्टेटमेंट आज से चंद साल पहले अजीत डोवल ने दी थी, एंड ही सेड कि भी 106 किलोमीटर कंटिन्यूअस बॉर्डर विद अफगानिस्तान। सो इनका हमेशा रेफर करते हैं गिलगित बल्तिस्तान को, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का जो 114 किलोमीटर का बॉर्डर है विद अफगानिस्तान, जो वाह खान कॉरिडोर लगता है, तो वो क्लेम करते थे कि वो हमेशा उसको रेफर करते हैं। फिर दूसरा उसने एक और बड़ा दावा कर दिया, उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। अब अंदाजा लगाएं, टेररिज्म वो खुद करवा रहे हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, अफगानिस्तान उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, और फिर वो कहते इस तरह के बयानात हैं। तो मेरे ख्याल में चाहे ये इंडियंस भी कहें, जिस तरीके से अभी इंडियंस हमने देखा, चीफ एयर चीफ, आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर और सो एंड सो बयानात देते रहे, और इसके अलावा आपने ये भी देखा है कि अफगानिस्तान की भी उनका डिफेंस मिनिस्टर ने भी बात की, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बात की, दे मटीरियल हमारे क्या है, बट हमारी एक डिमांड है कि अफगान स्टाइल मस्ट नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में चीजें हमारी तरफ से बड़ी क्लियर है, हमने एक वाज़ेह मैसेज दिया है, जो मर्जी कहते रहे, लेकिन ये है कि उन्होंने इस पे अमल करना नहीं करेंगे तो नुकसान अफगानिस्तान उठाएगा, और हम लेवरेज हमारे पास है और हमने भी यूज नहीं किया है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं मसूद अहमद खान साहब, अफगानिस्तान को इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमील अहमद, वक्त दिया। और नाजरीन, अभी हमें इस पर मजीद भी बात करनी है, रियासत, सियासत और दहशत गर्दी, KP की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर, तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। KP में वज़ीर आला की तब्दीली का मुअम्मा हल ना हो सका, इस्तीफा मिला नहीं मिला, कहाँ पहुंचा, इस हवाले से कुछ पता नहीं है। अदम एतमाद लाए जाने के इम्कानात भी रोशन हो रहे हैं। जबकि सुहेल आफरीदी की बात की जाए तो वो पुरएतमाद हैं और वर्किंग भी शुरू कर चुके हैं। जबकि फैसल करीम कुंडी रात गए मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए थे। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलाआत के मुताबिक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर फोरम पर दहशत गर्दों के हामी रहे हैं, जबकि वो ये भी कहते हैं कि TTP तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग बन चुका है। इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं तज्जियाकार
अजीम चौधरी साहब, सर आपको खुशामदीद कहेंगे, साथ ही साथ ये बताएं कि क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार नहीं की जाती है, और कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर गठजोड़ है दहशत गर्दों के साथ। तो आप मुझे बताएं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। 2014 में जिस वक्त आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था और मासूम बच्चों की जानें गई थी, पूरा मुल्क उस वक्त एक अफसोस के और एक अलम के आलम में था। तमाम सियासी जमातों ने उस वक्त मिलकर एक फ़ैसला किया था और वो मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था जिस पर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं था, और उसको नाम दिया गया था नेशनल एक्शन प्रोग्राम। उस नेशनल एक्शन प्रोग्राम के तहत कुछ काम हुआ, कुछ ना हुआ, कुछ रह गया, कुछ बढ़ गया, लेकिन उसको फिर रिव्यू किया गया। जब रिव्यू किया गया तो फिर उसके बाद ये बात तय पाई, और उस वक्त हुकूमत थी इमरान खान साहब की, जिस वक्त रिव्यू हुआ, ये बात तय पाई कि एक बयानिया बनाया जाएगा जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ होगा, जो शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ होगा, जो इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ होगा। पूरे मुल्क में उस बयानिया के हवाले से बात की गई, बहुत बात की गई, कुछ बयानिया बना भी, लेकिन KPK की आज की हुकूमत या उस वक्त की हुकूमत इस बात से बिल्कुल भी बेनियाज थी कि वो इस तरह का कोई काम करे। चे जाए कि उन्होंने बहुत सारे उस ज़माने की हुकूमत ने अफ़गानिस्तान से वो लोग जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते थे या पाकिस्तान में कैद थे या अफ़गानिस्तान से आना चाहते थे जी, उनको खुली छुट्टी दे दी। उस खुली छुट्टी देने के बाद बाज़ लोगों ने तो इंटरव्यूज़ भी दिए और फिर वो कहीं गायब हो गए, जाने कहाँ चले गए, कोई उनको पा नहीं सका, कोई उनको खोज नहीं लगा सका। यकीनन उस वक्त के फैसिलिटेटरों ने उनको फैसिलिटेट किया होगा, लेकिन हम ये देखते हैं कि KPK में सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। कल मैं जनरल शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम 40 के करीब ऑपरेशन जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन पर करते हैं जो कामयाब हमारे होते हैं, लेकिन हमारे अपने नौजवानों की जानें भी जाती हैं, हमारे बच्चों की जानें भी जाती हैं, लेकिन हम जहन्नुम वासिल भी करते हैं उन लोगों को जो पाकिस्तान का अमन और सुकून बर्बाद करना चाहते हैं। ये लोग कौन हैं, ये कहाँ से आए हुए हैं, और इनकी अगर तलाश की जाए तो अब तो सेटेलाइट की पिक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं, उनके चेहरे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए हैं। ये सब वो लोग हैं जो वांटेड हैं पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में उनके आने जाने पर जिन लोगों को हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है उन पर तो कोई पाबंदी नहीं होती, वो किसी छुपे छुपाए रास्ते से आ जाते हैं, वारदात करते हैं और कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। ठीक, जो लोग उनको पनाह देते हैं वो भी यकीनन फैसिलिटेटर्स हैं, और वो भी उसी जुर्म का इर्तिकाब करते हैं जिस जुर्म का वो इर्तिकाब करते हैं। जितने यहाँ पर खुदकुश धमाके हुए या बलूचिस्तान में हुए, उनको भी अगर देखा जाए तो उनमें अफगानिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा हैं। इन दिनों अफगानिस्तान की और भारत की दोस्ती ज़रा ज़्यादा बढ़ रही है, और भारत अब वहाँ अपना सफारत खाना भी खोलने के लिए तैयार हो गया है, और जो वहाँ की लीडरशिप इस वक्त भारत गई हुई है वो देवबंद चली गई है, ये बताने के लिए कि हम देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं और देवबंद इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं है, तो हम एक नई स्ट्रेटजी के तहत, एक नई हिकमत अमली के तहत ये काम करना चाहते हैं। अब हम भारत की तरफ देखेंगे, पाकिस्तान की तरफ नहीं देखेंगे। ये एहसानमंद लोग नहीं हैं, ये एहसान फरामोश लोग हैं। एक ज़माने में हमने इनकी जंग लड़ी, हमारी अपनी पूरी मईशत तबाह हो गई, हमारा 70-75 हज़ार नौजवान से ज़्यादा शहीद हुआ। लेकिन आप अफगानियों की बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात भी कर रही हूँ जो इनकी सहूलतकारी करते हैं, उस बारे में आपकी क्या राय है? मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि उन सहूलतकारों के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। एक शख्स फर्ज कीजिए कि वो किसी दूसरे मुल्क में रहता हो, वो पाकिस्तान आए, के साथ आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करना है। भट्ट साहब, आप ये देखें मौजूदा सूरत हाल, अगर आप KP की देखें तो वहाँ पर इलेक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिप्लेस हो रहे हैं अली अमीन गंडापुर, वो कहते हैं कि मैंने इस्तीफ़ा भेज दिया है। जवाब आता है फैसल करीम साहब का कि भाई मुझे तो कुछ मिला नहीं है। सोहेल अफरीदी की तैयारियाँ भी मुकम्मल हो चुकी हैं, और नंबर गेम क्या कह रही है, क्योंकि अदम एतमाद की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। देखिए मुनीज़, दिलचस्प सवाल है। KPK का इलेक्शन, गंडापुर का इस्तीफ़ा जो आप पूछना चाह रही हैं, जानना चाह रही हैं, तो फिर इसमें देखें दो पहलुओं से आपको बताऊंगा। एक पहलू इसका निकलेगा, हाँ जी हुकूमत बन जाएगी, सोहेल भाई साहब CM KPK होंगे। दूसरी बात है नहीं बनेगी, क्योंकि
पंजाबी में कहते हैं गल है बड़ी बारीक है, गल है भी ठीक है तो गल है भी ठीक है। अब अगर बात ये है बन जाएगी वो तो बात ठीक हो गई, दूसरी बात अगर नहीं ठीक तो कैसे नहीं ठीक, इसके लिए हमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप गौर करेंगी तो केपी के असम्बली के 145 रुकनी ऐवान में से 145 जो रुकन है उसमें से 93 है। अब 93 आज़ाद हो गए या पीटीआई के हो गए, जो मर्जी नाम उनको दे दे, 52 इस साइड पर हो गए। अब अगर 52 और 93 है तो आपको 73 वोट दरकार है। अगर आपको 73 वोट दरकार है तो 92 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जरा कढ़ो 22 कितने निकले मुनीजे, अगर आप इसमें से निकालेंगी तो 22 बच गए। ठीक है ना, वो हो गया जो वो चाह रहे हैं। 22। हाँ जी, नहीं हुआ नहीं अभी मुनीजे, ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये मिलेगा नहीं ना, उनके पास वो नंबर पूरे होंगे नहीं, ये नंबर लाना आसान काम नहीं है। ये जुए शेर लाने के मुतरादिफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है मुनीजे। सिर्फ टोटल क्या निकलेगा, अगर आप 92 को डिवाइड करेंगी तो 22 बंदे, 22 अफराद अगर होंगे। साथ दूसरा ये भी गौर जरूर कीजिएगा कि अगर उस दिन 73 वोट दरकार हैं सीएम केपीके को बनने के लिए तो 73 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 बंदे ये आए ना, एबसेंट हो गए, किधरे चले गए। मलेशिया भी तो बड़े लोग ही जानते ना, पंजाब च भी तो मुनीजे आप जानती हैं ना, लोग आके ठहरते हैं। आप दोनों चीज़ों को देखें, लिहाजा ये दोनों चीज़ें हैं इस वक्त जो अब जो सुहेल अफरीदी साहब है वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सदर भी रहे हैं। अच्छा, उनके तल्लकात कुछ बाहर मकीम अफराद से भी है जो कि पाकिस्तानी हुकूमत जिनको मुनासिब नहीं समझती, उनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, इश्तिहारी ये लफ्ज़ वो कहते हैं कि जो इश्तिहारियों के साथ उनके तल्लकात है। अब सुहेल अफरीदी साहब के अगर इश्तिहारियों के साथ तल्लकात है तो फौज या हुकूमत या कोई भी चीज़ उन्हें पसंद नहीं कर रही तो वो बनने की अहलियत तो रखते हैं, यहाँ तक हम एग्री हैं। लेकिन अगर वो बन जाते हैं तो मेरा ख्याल है फ्यूचर में मुनीजे ये बेल मंडेर नहीं चढ़ेगी। आपको क्या लगता है अजीम चौधरी साहब, क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये सीएम शिप की कुर्सी बचा पाएगी अपनी? अगर सीएम का इस्तीफा कहीं रिकॉर्ड पर आ गया हुआ है कि उन्होंने वो डिलीवर करवाया है तो फिर ये एक अदालती जंग शुरू हो जाएगी और अदालती जंग के नतीजे में चीफ मिनिस्टर का इंतखाब रुक जाएगा। तब सूरत हाल देखनी पड़ेगी कि क्या वोट पूरे होते हैं या नहीं होते। इलेक्शन कमीशन के फैसले के नतीजे में और पाकिस्तान की मुरवजा रवायात के नतीजे में इस बात का इम्कान पैदा हो सकता है कि केपीके की हुकूमत जो है वो पीटीआई के हाथ ना आए। लेकिन अगर पीटीआई के हाथ आई तो फिर जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके बारे में भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो मौजूद हैं वो अपनी जगह पर होंगे। लेकिन जो कल बात की पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान ने वो बहुत काबिल गौर है, उस पर ज़रा आप तवज्जो कीजिए। उन्होंने कहा या तो उनके ख़िलाफ़ आप ख़ुद काम करें जो कि आप नहीं कर रहे, या आप हमारे साथ मिलकर उनके साथ उनका मुकाबला करें जो आप नहीं कर रहे। जब इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर ये कहा जाता है कि जो काम वो कर रहे हैं उसमें आप सहूलतकार हैं तो आप भी वही काम कर रहे हैं, लिहाजा आपके साथ भी वही सलूक होगा और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इस पर कोई स्टेटस को का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि कोई स्टेटस को की पॉलिसी नहीं चलेगी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की रियासत ने अपने फैसले कर लिए हुए हैं और एक हक़ाइक़ के मामलात में बहुत यकसू हैं कि यहाँ चीज़ें किस तरह लेकर चलनी है। अगर पाकिस्तान का मफाद, रियासत का मफाद इसमें हुआ कि केपीके की हुकूमत तब्दील की जाए तो कोई नहीं रोक सकेगा उनको तब्दील करने में। और अगर अदालत इस मामले में आएगी तो फिर अदालत के बाद अदालत भी आएगी, लेकिन गवर्नर वहाँ सब कुछ उस वक्त हो जाएगा जब चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, इख्तियारात गवर्नर के पास चले जाएंगे। ये इस बात का इम्कान भी मौजूद हो सकता है कि वहाँ पर इमरजेंसी जो पहले यहाँ डिक्लेयर नहीं की गई उसको डिक्लेयर कर दिया जाए 232, 33, 34 के तहत, और वहाँ सेनेट नेशनल असेंबली से उसकी अप्रूवल ले दी जाए 6 महीने के लिए। तो 6 महीने माफ अजीम चौधरी साहब, आप कहते हैं कि ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए, क्या आर्गूमेंट्स है इसके? ये बड़ी अहम बात की आपने। जब चीफ मिनिस्टर नहीं होगा या चीफ मिनिस्टर का मामला अदालत में चला गया होगा तो अदालत ये तो नहीं कहेगी कि चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया, यहाँ वहाँ बात तो तय करनी पड़ेगी। लेकिन वफाक ने, अगर सूबे का गवर्नर वफाक को ये लिख दे कॉन्स्टिट्यूशनली कि सूबे का अमन व अमान तबाह बर्बाद हो गया, मामला ठीक नहीं चल रहे, लिहाजा रियासत या वफाक अपनी रिट कायम करने के लिए आर्टिकल 234 है गालिबन, उसके तहत इकदाम करे, तो नेशनल असेंबली और सेनेट से
रेजोल्यूशन पास हो जाएगा और उसके नतीजे में वहाँ इमरजेंसी लग जाएगी, गवर्नर साहब बाइख्तियार होंगे और चीफ मिनिस्टर बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, जो भी चीफ मिनिस्टर होंगे। फिर जो करना होगा, जो इंतजामी मामला लेकर चलने होंगे उनको लेकर चला जा सकेगा। ठीक है, इंतजामी मामलात तो किसी के आने या जाने से रुकते नहीं हैं। आपका बहुत अजीम चौधरी साहब, बात यही है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन देखी जा रही है, जहां दहशतगर्दी परवान चढ़ रही है, वहीं पर दहशतगर्दों की पुष्पनाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी कहा जा रहा है। और ये उस वक्त में हो रहा है जब वज़ीर आला की जानिब से, अली अमीन गंडापुर की जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया गया है। अब उसके बाद क्या होता है ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी ये खबरें कुछ इस तरह से मौसूल हो रही हैं कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ इस चीज़ का फैसला होगा। अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और लाहौर में एक कार्रवाई हुई है उस पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। नाजरीन, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर में एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अपने अंजाम को पहुंच गया है। गुज़श्ता रोज पुलिस ने बालाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट को दुबई से गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में रहीम यार खान के करीब तीफी भट्ट अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। वाकया उस वक्त पेश आया जब पुलिस तीफी भट्ट को दुबई से कराची और कराची से बारास्ता रोड लाहौर ला रही थी। ये गिरफ्तारी बहुत ही अहम इसलिए भी थी क्योंकि 90 की दहाई से लाहौर में खून रेजी का आगाज यहीं से हुआ था। शहजाद हुसैन भट्ट साहब मेरे पास हैं और खबर क्योंकि हमें 2-4 दिन पहले उन्होंने ही दी थी कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो भट्ट साहब ये बताएं कि आपको तो ये पहले से ही पता था, लेकिन अब लोग ये जानना चाहते हैं तीफी भट्ट के बारे में कि कौन है वो ख्वाजा तारीफ गुलशन जिसका असल नाम है। काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन साहिबा, जो आप फरमा रही हैं और जो सवाल कर रही हैं, ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट जिसकी आप तस्वीर भी चला रही हैं, ये कैप वाली है, तो हमने पहली दफ़ा पैंट और टी शर्ट में देखा है। हमने इससे कबल उनको शलवार कमीज़ में हमेशा देखा है। इसका प्रोफाइल अगर आप मुझसे थोड़ा सा पूछना चाहेंगी तो इसका प्रोफाइल 50 साल की पर मुहित है। ये बदमाश 50 साल आधी सदी जो है इसने अपनी हुकूमत रखी, स्टेट विद इन स्टेट। ये बात बिल्कुल नवश्ता दीवार है और ये पहला बदमाश था जिसने ज़िंदगी में कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन कत्लो गारत की FIRs की एक लंबी हिस्ट्री इसके ऊपर है। अच्छा, वेल कनेक्टेड बदमाश और मैं समझता हूँ रिचेस्ट अमीर तरीन पहलवान सी है। अच्छा, लाहौर में शूटर्स की कल्चर जो पैदा हुआ वो भी तीफी भट्ट मरहूम ने ही पैदा किया। इसके साथ साथ आप लाहौर में देख लें कि अगर कोई मुतनाज़ा पार्टी है, मुतनाज़ा ज़मीन है, तो उसमें अगर कुछ फैसला होना है तो वो IG पंजाब या CCD के दफ्तर में या CM के दफ्तर में नहीं, वो ग्वाल मंडी में इस डेरे पे आके अरबों रुपए के फैसले हुआ करते थे। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और 50 साल की जो इसकी हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री में अब ये जो जाबक हुआ है, पुलिस मुकाबला हुआ है, ये सल्तनत स्टेट विद इन स्टेट टूटी है। ये मैं खबर दूं टूटी क्यों है। ये टूटी सिर्फ आज से चंद रोज़ कबल एक वीडियो बयान जारी किया था तीफी भट्ट ने, जिसमें उन्होंने पुलिस वालों पे इल्ज़ाम लगाए थे कि आप ये दुश्मनियाँ ख़त्म नहीं होने देते, आप नाम नहीं दे रहे। इससे कबल आज तक कभी उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। अब जो मैं समझता हूँ तीफी भट्ट का ये पुलिस मुकाबला हुआ है और इसमें ये जाबाक हुआ है, कभी भी किसी के खिलाफ इसने कोई बयान दिया नहीं था। और ये हिस्ट्री है कि इसके दिल में इतने राज थे कि अगर ये टीवी पर आकर वो राज खोलने शुरू कर देता तो बहुत सारे शुरफा के नाम जो है वो मार्केट में आ जाने थे। उसमें ब्यूरोक्रेसी भी थी, उसमें बहुत बड़े बड़े डॉन भी थे जिनकी ये अंडर द अम्ब्रेला ऑफ तीफी भट्ट वो लोग काम किया करते थे। अच्छा, लेकिन भट्ट साहब आप मुझे ये बताएं कि ये नाम जो आप बता रहे हैं कि इनके पास थे और उनके साथ राब्ते थे, इनके काम ये करते थे और उनके काम वो करते थे, तो ये सब तो मिलकर चल रहा था। हार्ड स्टेट पॉलिसी का तो मुझे पता है, लेकिन यहाँ वीक स्टेट पॉलिसी का इंकशाफ अभी आप कर रहे हैं कि जो फैसले उस वक्त के IG से नहीं हुआ करते थे वो गवाल मंडी में बैठ के होते थे। लेकिन अब क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, तो मुझे बताएं कि ये हुआ कैसे। ठीक है, दुबई से उन्हें कराची लाया गया, आपने लाहौर लाना था, तो आप सीधा दुबई से लाहौर की परवाज़ नहीं आती, वहाँ क्यों नहीं लेकर आए? मुनीज़े भट्ट, लेकिन
बट का मतलब है लेकिन जो आप सवाल कर रही है लेके क्यों नहीं आए, ये बड़ा जू मनी सवाल कर दिया। आप भी चूँकि लाहौरर है ना, इसलिए शरारत से आप बाज नहीं आती। अब लाहौर लाने वाली जो गुफ्तगू है वो बड़ी टेरेबल किस्म की बात है। अगर आप गौर करें तो 3:15 पर इनका ये इनकाउंटर मेरा ख्याल है हुआ, या 25 मिनट पर हुआ है, इस दौरान हुआ है, ये आज सुबह की बात है। अब अगर आप गौर करेंगी तो कराची से लाहौर की जो फ़्लाइट्स हैं वो फ्लाई जिना 6:19, एयर ब्लू 11:24, फ्लाई जिना 11:29। इन 3 फ्लाइटों पर भी कराची से लाहौर लाया जा सकता था। नंबर 1 क्यों नहीं लाया गया? अब दुबई से इनको कराची लेके जाया गया, क्यों लेके जाया गया? दुबई से जब ये लाहौर लाने के लिए अगर सोचते तो PIA की फ़्लाइट PK 204 7:23, एयर सियाल PF 787 7:58 पर, यानी कल जुमे को आ रही है दुबई टू लाहौर। और तीसरी फ्लाइट एयर ब्लू PA 411 यानी कि 6:47 पर उस पर भी लाया जा सकता। अब सवाल ये है कि अगर गौर किया जाए तो कोशिश की होगी, टिकट नहीं मिली होगी जहाज की, 3 फ्लाइटें थी। मैं कहूंगी दिल के बहलाने को गालिब ख्याल भाई, वसाइल थोड़े हैं पुलिस वालों के पास, भाई पैसे नहीं थे, 6-7 बंदे लाने थे, कैसे लेके आते, इसलिए जहाज पे नहीं लाए। लाना चाहते तो ला सकते थे मुनीज़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मगर बट साहब फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्हें भी अंदेशा हो कि कोई ऐसी बातें जो वो बाद में उगल दे, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने आपसे वो भी पूछना है कि इसको मारा कैसे गया था। बताया जा रहा है कि उसके दोस्त आ गए थे उसको लेने के लिए और वहां पर कोई पुलिस मुकाबला हुआ, क्या हुआ? देखिए मुनीज़े, 2 FIRs अभी तक दर्ज होगी। अभी तक जो टीवियों पे सोशल मीडिया पे आई हैं वो एक FIR नहीं, एक FIR आई है। मेरे पास ये 2 FIR, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा अगर आपके पास ये दोनों FIRs हैं तो ज़रा टीवी पे चलाए। इन 2 FIRs में वाज़िया तौर पर लिखा है, एक तो जबरान साहब, इसके SI सब इंस्पेक्टर जो है, इसकी 25/25 FIR का नंबर है, रहीम यार खां में दर्ज हुई है। दूसरी FIR 826/25 मुकदमा नंबर है और ये सैयद हसनैन हैदर साहब, ये DSP हैं CCD के, इनके मुकदमे में हुई है। अब इन FIRों के मुतल्लक अगर गौर किया जाए दोनों के मुतल्लक, तो वो कहते हैं कि जी तीफी भट्ट को हमने जहाज़ पर नहीं लाया इसलिए कि टिकट नहीं मिली होगी, पैसों के वसाइल नहीं थे। हमने रहीम यार खां के जब ये पंजाब में सेंटर में दाखिल होते हैं तो एक गाड़ी आती है, 8 उसमें अफराद हैं और वो आकर छीनने की कोशिश करते हैं और ले जाते हैं। बाद में फायरिंग होती है, तीफी भट्ट सब जहाँ भाग हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं। गोगी भट्ट के घर रेट हुई है, उसको ढूंढा जा रहा है। अच्छा। अब कल को मुझे शक पड़ रहा है कि गोगी भट्ट ही छुड़ाने गया होगा CCD के बकौल, और उस मौके पर वो होगा, उसका मोबाइल भी यूज होगा, फोरेंसिक रिपोर्ट भी निकल आएगी, और गोगी भट्ट उस मौके पर अपने भाई मामू तीफी भट्ट को छुड़ाने गया और तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पे लदा FIR इस बात का सबूत है कि गोगी भट्ट भी आने वाले वक्त में सुपुर्द खुदा अल्लाह पाक सब पर रहम करे। भट्ट साहब जाते जाते एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि गोगी भट्ट के घर पहुंच गए, छापा मार लिया बकौल आपके, तो और ये भी आपने कहा है कि वजह ये है कि शायद हो सकता है वो जो गाड़ी लेने आई थी तीफी भट्ट को रेस्क्यू करने आई थी वो उसमें मौजूद था। तो उस वक्त कहाँ गई वो कार्रवाई? उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा ये कस्टडी में जिसके तीफी भट्ट थे उन्होंने कि इनके दोस्त आए हैं उनको पकड़ लो, वो जिन्होंने उसे मारा वो तो चले गए। ठीक कह रही हैं आप। FIR के मतन के मुताबिक ये है कि 2 गाड़ियां थी, आए कलाशनकोफ से ब्रस्ट मारा, तीफी को उठा के ले गए, तीफी मर गया। उसके बाद हमने उनको फायरिंग की, एक पुलिस वाले के बाजू पर फायर लगा, जख्मी हो गया, और उसके बाद वो हवाई फायरिंग करते हुए वो अफराद भाग गए। ठीक है। लेकिन मैं आखिरी 2 फिक्र जरूर मुनीज़े आपकी इजाजत से कहना चाहूंगा। ये वाकया जो हुआ है, मेरी गोगी भट्ट साहब से और तीफी भट्ट साहब से ज़िंदगी में एक मुलाकात है। तीफी भट्ट साहब से उनकी बीवी फौत हुई थी, मैं एक दोस्त के साथ गया था, तो मुझे उनकी आदत का थोड़ा एक मुलाकात में अंदाज़ा हो गया था। वो जब भी किसी बंदे को दुनिया से फारग करते थे, अल्लाह माफ़ करे, तो कहते थे इसका नक्शा खींच दिया जाए। इसका नक्शा खींच दिया गया है। आज CCD ने एक बहुत बड़े डॉन तीफी भट्ट का नक्शा खींच दिया। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद हसन भट्ट साहब। बात यही है कि भट्ट का तो फैसला हो चुका है, लेकिन गोगी भट्ट की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।